नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 986 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। आपको बताते चले कि जिसमें जनपद के चंपावत की तहसील बाराकोट में अनावासीय भवन निर्माण के लिए 3.03 करोड़ रुपए, तो वहीं हरिद्वार के ऑफिसर्स कॉलोनी में श्रेणी के 5 के लिए 2 शासकीय आवास निर्माण के लिए 1.86 करोड़। तो वहीं आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल की तहसील कार्यालय में मीटिंग हॉल में अतिरिक्त कक्ष के निर्माण के लिए 2.08 करोड़ और चंपावत के लोहाघाट बस स्टेशन के लिए भी कार्यालय भवन और कार्यशाला के लिए अनुदान किया गया। आपको बताते चलिए कि इसके अलावा पंचम राज्य वित्त आयोग की स्तुतियों पर भी आधार पर समस्त जिला पंचायतों की वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की तृतीय किश्त के रूप में 83.25 करोड़ और क्षेत्र की पंचायत के द्वितीय छमाही किश्त के लिए 78 करोड़ के साथ साथ ग्राम पंचायतों को द्वितीय छमाही किश्त के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई। तो इस तरह आपको बता दें कि आज तमाम घोषणाएं उनकी ओर से की गई, जिसमें कि मुख्यमंत्री की ओर से तमाम योजनाओं पर आज मंजूरी दे दी गई है और जिसको लेकर जहां जनता में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड को बड़ी सौगातें आज दी गई हैं। तो आपको बता दें कि जिला व क्षेत्र पंचायतों के लिए बड़ी धनराशियों की स्वीकृति आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई, जिसमें कि आपको बता दें कि सीएम ने 986 करोड़ की विकास योजनाओं की मंजूरी दी है और जिसमें आपको बता दें कि पौड़ी में भी निर्माण कार्य के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी आज दी गई है और जिसके बाद राज्य में विकास होगा। तो वहीं आपको बता दें कि जो भी निर्माणाधीन कार्य हैं उनके लिए भी धनराशि को अनुमोदित किया गया है, जिसमें कि धनराशि अब जारी कर दी गई है और जो कार्य बीच में रुके हुए थे वे पूरे तरीके से शुरू किए जाएंगे और जिसको लेकर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बड़ी मंजूरियां आज दी गई हैं, जो कि राज्य के विकास और राज्य में जिस तरीके से सड़कों को नुकसान हुआ है उनके पुनर्निर्माण में भी काफी उपयोगी साबित होंगी। बता दें कि शहरी निकायों के लिए भी 333 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। तो ये तमाम बातें और तमाम घोषणाएं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से बड़ी धनराशियों की घोषणा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी यह समझा जा सकता है कि प्रदेश हो चुका है उस मानसून के बाद जो विकास कार्यों की जो देखिए अभी यह समझा जा सकता है कि प्रदेश में जो मानसून सीजन समाप्त हो चुका है उस मानसून सीजन के बाद जो विकास कार्यों की जो आवश्यकता है कि विकास काम तेज गति से यहाँ पर किए जाएं, उसको लेकर सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं यहाँ पर तय की है और ये कह सकते हैं कि जो 5वें वित्त आयोग की जो संस्तुतियाँ थी उन संस्तुतियों के आधार पर ही पहले निकायों को बजट जारी करने का काम यहाँ पर कर दिया गया। उसके बाद जो पंचायतें थी पंचायतों को बजट जारी करने का काम यहाँ पर कर दिया गया, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए अलग अलग मदों में यहाँ पर बजट जारी किया गया है। ये कह सकते हैं कि निकायों में तो पांचवें वित्त आयोग की जो संस्तुति थी उसके आधार पर तीसरी किस्त यहाँ पर दी गई है। जिला पंचायत में भी तीसरी किस्त यहाँ पर जारी की गई है, इसके अलावा जो क्षेत्र पंचायत है उसमें दूसरी और ग्राम पंचायत में भी दूसरी किस्त यहाँ पर जारी की गई है। अभी ये कह सकते हैं कि जो ये 300 करोड़ से ज़्यादा की जो संस्तुतियाँ यहाँ पर दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से विकास कार्यों के लिए, उसका सीधा उद्देश्य यही है कि अभी जो प्राथमिकता के आधार पर जो काम यहाँ पर किए जाने हैं, जैसे निर्माण कामों में सबसे ज़्यादा जो सड़कों की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जाना है। इसके अलावा जो रोजगार के जो साधन अवसर कराने वाले जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस समय सबसे ज़्यादा उपयोगिता है उन क्षेत्रों में विकास के लिए जो बजट दिया गया उस बजट को खर्च करने के लिए यहाँ पर कहा जाएगा। इसके अलावा जो विभागों की तरफ से जो कार्य योजना बनाकर दी गई है उन कार्य योजनाओं के तहत ये बजट यहाँ पर आवंटित करने का काम यहाँ पर किया गया है। साथ ही जो विभिन्न जो विधानसभाएं हैं, चाहे आप पिथौरागढ़ का हो, उत्तरकाशी की हो या फिर देहरादून की हो, चंपावत की हो या फिर टिहरी की हो, रुद्रप्रयाग की हो, उन जगहों पर भी मुख्यमंत्री की तरफ से विधायकों की जो प्रस्ताव यहाँ पर आए थे उन प्रस्तावों के अनुरूप यहाँ पर बजट को देने का काम यहाँ पर किया गया है।
ताकि सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास यहाँ पर हो सके और जनता को इन विकास की योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल सके। जो निकाय के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी बजट देने का काम यहाँ पर किया गया है ताकि जनता को राहत यहाँ पर मिल सके और निकाय क्षेत्रों में जो विकास के जो काम होने हैं, चाहे सड़कों से संबंधित हो, सफाई व्यवस्था से संबंधित हो या फिर बिजली पानी से संबंधित जो काम है उनको त्वरित गति से यहाँ पर किया जा सके ताकि जनता को यहाँ पर राहत मिल सके और उनको इन विकास की योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल सके। पंचायत स्तरों पर ये कह सकते हैं कि जो इस समय जो प्राथमिकता के अनुरूप जो काम यहाँ पर होना है, जैसे ग्रामीण सड़कों का जो सुदृढ़ीकरण वहाँ पर होना है, चौड़ीकरण वहाँ पर होना है और उसके बाद उसका जो डामरीकरण वहाँ पर होना है, उसको किस रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो ग्राम स्तर पर जो विकास की जो योजनाएं संचालित होनी है, चाहे आपके खेल के मैदान हो या फिर दूसरी ऐसी सुविधाएं, जो रास्ते की जो सुविधाएं उनको वहां पर विकसित करना हो, उसके लिए खेल के बजट यहां पर दिया गया है ताकि विकास की योजनाओं का लाभ आम जनता तक और क्षेत्र के जो दूरस्थ जो क्षेत्र हैं उन तक वहां पर पहुंच सके। उसके लिए सब चीज़ों की संस्तुति यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विकास की योजनाओं के लिए जो बजट यहाँ पर दिया गया है उसमें अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर काम करना होगा। जो बजट की जो यानी जो विकास के जो काम यहाँ पर होना है उन विकास के कामों की गुणवत्ता को यहाँ पर सही रूप से रखना होगा ताकि किसी भी प्रकार से उसमें कोई शिकायत यहाँ पर ना हो। साथ ही अगर कोई अधिकारी लापरवाही यहाँ पर बरतता है, कोई कर्मचारी अगर अपने कार्यों में लापरवाही यहाँ पर बरतता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी और ये उसके सर्विस रिकॉर्ड में भी वहाँ पर दर्ज किया जा सकता है कि उसके जो बैड कार्य होंगे उस रूप में वहाँ पर गिने जाएंगे। तो इस रूप में समझा जा सकता है कि सरकार तो अपने स्तर पर कार्य कर रही है और अब देखना यही होगा कि इस बजट की मंजूरी के बाद राज्य में जो विकास की जो रफ्तार होती है वो किस रूप में आगे बढ़ पाती है और उसका कितना लाभ जनता को मिल पाता है। जी बिल्कुल, अब आप लगातार हमारे साथ बने रहे, मैं दोबारा से आपका रुख करूंगी। तो आपको बता दें कि तमाम क्षेत्रों को लेकर आज बड़ी धनराशि का जो अनुमोदन है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। आपको बता दें कि शीतकाल की शुरुआत के साथ ही हर वर्ष की तरह इस बार भी चार धाम के कपाट कर्मवार में बंद किए जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहले 22 अक्टूबर को दोपहर के लगभग 11:36 पर मां गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, जिसके बाद 23 अक्टूबर को सुबह तकरीबन 8:30 पर बाबा केदारनाथ धाम, तो उसी दिन दोपहर लगभग 12:30 बजे मां गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। बताते चले कि बद्रीनाथ धाम के कपाट सबसे अंत में यानी कि 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर बंद होंगे, जो कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इन पवित्र धामों के दर्शन को आते हैं और कपाट बंद होने से पहले भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की भी संभावना है। तो लगातार हमारे साथ अभय केंतुरा जुड़े हुए हैं। तो अभय, जिस तरीके से चार धाम की यात्रा पूरे तरीके से प्रदेश भर में अग्रसर है और अब चार धामों के कपाट बंद होने का समय समीप आ रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, उत्तराखंड के जो चारों जो सुप्रसिद्ध धाम हैं, इन धामों में जो यात्रा इस वर्ष जो चल रही थी उस यात्रा का ये अंतिम चरण यहाँ पर कहा जा सकता है। चारों धामों में कपाट बंद होने की तिथियों का ऐलान यहाँ पर हो चुका है। सबसे अंत में बद्री विशाल जो धाम है, जिसे वैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है, उस धाम के कपाट यहाँ पर सबसे अंत में बंद होंगे। नवंबर माह में यानी 25 नवंबर को ये कपाट यहाँ पर बंद होंगे और विधि विधान के साथ इन कपाटों को बंद करने की प्रक्रिया यहाँ पर होगी। उससे पहले सबसे पहले शुरुआत ये कह सकते हैं कि 22 अक्टूबर से गंगोत्री धाम से ही कपाट बंद होने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। पहला धाम जो गंगोत्री धाम है उसके 22 अक्टूबर को कपाट बंद यहाँ पर होंगे। उसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, फिर यमुनोत्री धाम के कपाट, यानी एक ही दिन में केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट यहाँ पर बंद होंगे और उसके ठीक एक महीने बाद ये कह सकते हैं कि आपके बद्रीनाथ धाम के कपाट यहाँ पर बंद होंगे। इस बार चुनौतीपूर्ण यात्रा यहाँ पर रही है। ये कह सकते हैं कि जब से यात्रा की शुरुआत यहाँ पर हुई थी तब से लेकर अब तक जो मानसून सीजन में जो चुनौतियाँ इस आपदा काल में यहाँ पर रही है वो इस यात्रा पर सबसे भारी पड़ती हुई नजर आई थी। लेकिन जो व्यवस्थाएं राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर की गई थी उसमें भी ये कह सकते हैं कि अच्छा असर यहाँ पर देखने को मिला। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा यहाँ पर मिली और यही वजह है कि अब तक इस यात्रा सीजन में 46 लाख से ज़्यादा लोग अब तक यहाँ पर चारों धामों में दर्शन यहाँ पर कर चुके हैं। ये अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। अभी जिस
किस प्रकार से जो समय बचा हुआ है, मौसम ये कह सकते हैं कि साफ यहाँ पर लगभग यहाँ पर मौसम साफ हो चुका है, तो एक बार फिर ये अंतिम चरणों में यात्रा अपना यहाँ पर जोर पकड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो मंदिर समिति है उनकी तरफ से अब ये कपाटों को बंद करने और उसके बाद धामों के रख रखाव की जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को पूरा करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। किस प्रकार से धामों में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर होनी है और आगे के दिनों में किस प्रकार से उन धामों में रखरखाव रहना, जो इनके जो शीतकालीन प्रवास स्थल होंगे उन स्थलों पर भी पूजा पाठ के जो कार्यक्रम रहेंगे उसकी तैयारियां यहाँ पर मंदिर समिति की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि गंगोत्री धाम का जो शीतकालीन प्रवास स्थल है वो मुखवा में रहता है। अगले कपाट बंद होने के बाद जो 6 महीने का जो शीतकालीन जो प्रवास स्थल होता है वो मुखवा में वहाँ पर रहता है। यमुनोत्री धाम से माँ यमुना की जो डोली निकलती है वो खरसाली में अगले 6 महीने के लिए रहती है। केदारनाथ से जो पंचमुखी जो बाबा केदार की जो चल विग्रह जो डोली है वो केदारनाथ से ऊखी मठ के लिए रवाना होंगी। इसके अलावा जो आपके बद्रीनाथ धाम है वहाँ से जो उद्धव और कुबेर की जो डोलियाँ निकलती है वो आपके पांडुकेश्वर में यहाँ पर शीतकालीन प्रवास के लिए रहती है। तो ये समझा जा सकता है कि अब धामों के साथ साथ जो इनके जो शीतकालीन प्रवास स्थल हैं उनके वहाँ भी तैयारियां शुरू हो चुकी है, ताकि जो श्रद्धालु शीतकाल में यहाँ पर आएंगे, शीतकालीन यात्रा पर यहाँ पर आएंगे, उनको भी उन धामों पर दर्शन वहाँ पर हो सके। तो सभी तिथियां तय हो चुकी है और अब देखना यही होगा कि अंत यात्रा के इस अंतिम चरण में कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच पाते हैं और धामों में दर्शन कर पाते हैं। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि 4 धाम के कपाट बंद होने की तिथियों की घोषणा कर दी गई है और अब से कुछ ही समय के बाद तिथियां घोषित जिस तरीके से हुई हैं उसके आधार पर ही कपाट बंद होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए खबर देहरादून से है, जहां यूके SSS की सहकारी निरीक्षक की भर्ती परीक्षा से पहले एक संदिग्ध अभ्यर्थी की पहचान हुई है। आपको बता दें कि आरोपी सुरेंद्र कुमार, जो कि गाजियाबाद के मोदी नगर का रहने वाला बताया जा रहा है, उसने फर्जी दस्तावेजों और जानकारियों के साथ 3 अलग अलग आवेदन जो है उसकी ओर से किए गए थे और जिसमें कि आपको बता दें कि उसने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र और स्थायी प्रमाण पत्र के बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की है। इसके अलावा आरोपी ने 3 अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया और सेवा योजना विभाग की एम्प्लॉय आईडी पर भी जो है फर्जी उसने बनाई हुई थी और जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने शुक्रवार को रायपुर थाने में इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं बता दें कि आगामी 5 अक्टूबर को यूके SSS के द्वारा सहकारी निरीक्षक के पद के लिए आयोजित परीक्षा से पहले इस मामले में सुर्खियां काफी बटोरी गई थी और जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष टीम का भी गठन किया और जिसके बाद निरंतर जांच जारी है। खबर देहरादून से ही है, जहां से पुष्कर सिंह धामी के हेल्पलाइन पर शिकायत के बावजूद एक छात्रा को डिग्री नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत संज्ञान लिया और संबंधित विभाग को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे 1 सप्ताह के अंदर पूरे मामले की रिपोर्ट प्रस्तुत करें और समस्या का शीघ्र ही समाधान भी किया जाए। तो वही बता दें कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि छात्रा को डिग्री समय पर प्रदान की जाए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि को मानक बनाकर सभी समस्याओं का निष्पक्ष एवं प्रभावी निस्तारण ही सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावितों की शिकायतों के शीघ्र ही निपटारे का भी निर्देश दिया ताकि उन्हें राहत और न्याय समय पर मिल सके। अब खबर जशपुर से है, जहां उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने शनिवार को जशपुर नगर पालिका का दौरा किया। आपको बता दें कि उप जिला अधिकारी सदर सिंह चौहान ने और अधिशासी अधिकारी के उनका पुष्पगुच्छ का उनका स्वागत किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इसके बाद आयोग के उपाध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ सफाई व्यवस्था और कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं पर भी समीक्षा बैठक की। बताते चले कि मीडिया से बातचीत में मकवाना ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा 2013 में बनाए गए मैनुअल स्क्वेंजर एक्ट के तहत किए गए सर्वेक्षण में 6000 लोग चयनित किए गए थे और जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोबारा सर्वे हुआ, लेकिन वह सर्वे पूरी तरह से फर्जी पाया गया। उन्होंने कहा कि सर्वे सुपरवाइजर के द्वारा होना था, लेकिन
एनजीओ से जो है वो करवाया गया, और जैसे कि सटीकता पर भी तमाम सवाल उठे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि वर्तमान सर्वे से आयोग पूरे तरीके से असंतुष्ट है, और जो कि 15 दिनों में पुनः सर्वेक्षण कर शासन को रिपोर्ट देने का निर्देश अधिशासी अधिकारियों को दिया गया है। बताते चले कि बकवाना ने यह भी बताया कि मोदी सरकार के द्वारा सफाई कर्मियों के पुनर्वास हेतु 50 लाख रुपए तक की ऋण योजना भी शुरू की गई है। एक तो मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट भारत सरकार का 2013 में बना था। 13 में सर्वेक्षण हुआ, 18 में सर्वेक्षण हुआ। हमारे राज्य में लगभग 6000 मैनुअल स्कैवेंजर्स अभी तक के 2 सर्वेक्षण में पाए गए। लेकिन इस बार जो 20 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने रीसर्वे के आदेश दिए हैं, वो सर्वे यहाँ बिल्कुल फर्जी हुआ है। मैंने यहाँ मीटिंग में पूछा, सुपरवाइजरों द्वारा इनको करवाया जाना था सर्वेक्षण। पिछली बार तो एनजीओ के माध्यम से सर्वेक्षण हुआ था, सफाई कर्मचारी आंदोलन और गरिमा। भारत सरकार ने उनको 15,000 रुपये का भुगतान भी प्रत्येक जिले में सर्वेक्षण के लिए कोऑर्डिनेटर को किया था। तो पूरे देश में 58,000 लोग सर्वेक्षण में सम्मिलित हुए पाए गए। उनको 40-40 हज़ार रुपये एक मुफ्त अनुदान राशि मोदी सरकार द्वारा दी गई। उत्तराखंड में भी लगभग 6,000 ऐसे सफाई कर्मचारी पाए गए 18 के सर्वेक्षण में। लेकिन अभी जो सर्वेक्षण हुआ उससे आयोग संतुष्ट नहीं है। अभी यहाँ अधिकारी स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे, उनको यही पता नहीं मैनुअल स्कैवेंजर्स होता क्या है। उन्होंने रिपोर्ट भेज दी है, ना कोई सर्वे कराया गया है। 15 दिन में अभी ईओ ने आश्वस्त किया है कि हम दोबारा सर्वेक्षण करा के शासन को अवगत कराएंगे। तो सर्वेक्षण होना चाहिए, फिर उनका पुनर्वासन होना है, उनको ट्रेनिंग दी जानी है सम्मानजनक कार्यों के लिए। मोदी सरकार उनके पुनर्वासन के लिए 50 लाख तक की ऋण योजनाएं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के माध्यम से करा रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शुक्रवार को रुड़की पहुंचे, और जहां उन्होंने जॉइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे भूमिहीन अनुसूचित जाति के पट्टा धारकों से मुलाकात भी की। आपको बता दें कि यह धरना पट्टा धारक संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा था, और जहां रावत ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनके हक की मांग को मजबूती से उठाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि पट्टा के मालिकाना हक देने का शासनादेश जल्द ही जारी होना चाहिए, और जिससे कि भूमिहीन मजदूरों को उनका अधिकार मिल सके। तो वहीं आपको बता दें कि हरीश रावत ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने गरीबों को पट्टा देना का कार्य शुरू किया था, और इसके साथ ही उन्होंने पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे गन्ना किसानों से भी मुलाकात की और सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि इकबालपुर शुगर मिल के द्वारा बकाया भुगतान न होना दुर्भाग्यपूर्ण है, और वे किसानों की लड़ाई में लड़ते रहेंगे। ये समय समय पर राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने, वस्तुतः इंदिरा गांधी जी के समय से गरीबों को, भूमिहीनों को पट्टे देने का काम शुरू हुआ था। उनको जमीन का अधिकार मौलिक अधिकार मान करके दिया गया, और उसके तहत राज्य सरकारों ने कई तरीके की कार्रवाइयाँ की। हमारे राज्य के अंदर भी बहुत सारे लोगों को ऐसे अधिकार मिले। कुछ लोग ऐसे थे जिनको अधिकार नहीं मिल पाया, वो वर्ग 3 और वर्ग 4 की जमीनों पर, सरकारी भूमियों पर कब्जे धारक थे। हमने उन सारे कब्जे धारकों को, चाहे उनमें हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से आए लोग हों, चाहे विस्थापन से आए हुए लोग हों, चाहे दूसरे तरीके से आए लोग हों, किसी का घर बना उसके बगल का थोड़ा सा कोना मकान का बेनाम ज़मीन में आ गया तो उसको रेगुलराइज करने का मामला हो, या जो है भूमिहीनों को, दलितों को, कमजोरों को भूमि के पट्टे देने, नदियों में कश्यपों को अधिकार देने, तालाबों में कश्यपों को अधिकार देने, अपने हमारे प्रजापति समाज के लोगों को मिट्टी का अधिकार देने, मिट्टी जहाँ अच्छी मिट्टी है उसका अधिकार देने, ये सारे निर्णय हमने लिए। और 2016 में इस निर्णय का गजट नोटिफिकेशन हुआ, और इन्होंने आज उनमें से बहुत सारे पट्टे धारकों को नोटिस दे दिए हैं, उनको बेदखल, वो उनके पट्टे निरस्त कर दिए। ये गरीब के ऊपर हमला है इस सरकार का। इस हमले के खिलाफ आज
ये भूमिहीन अनुसूचित जाति के पट्टे धारकों के संरक्षक संघर्ष समिति बनी है कोई, उसने ये फैसला किया है। सुखपाल जी, नेत्रपाल जी, कणवाल जी, जायसवाल जी, ये सब लोग लगे हैं और लोग भी जुटे हैं। तो इन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया था, मैं आया, मैंने इनके सामने अपनी सफाई भी रख दी और आगे का कार्यक्रम भी बता दिया और ये भी कह दिया कि सरकार अपने आदेश को, ये जो निरस्तीकरण का कार्रवाई है इसको नहीं रोकती है तो 30 जनवरी को मैं गांधी पार्क देहरादून में उपवास करूंगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।